हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या है, मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स। और इस वीडियो में हम आज फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानेंगे। स्पेसिफिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने सिटीजन्स को कौन कौन से राइट्स दिए हैं उसके बारे में। सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी, और ये आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 में शामिल किए गए हैं। और आर्टिकल वाइज अगर देखें तो आर्टिकल 14 कहता है स्टेट शैल नॉट डिनाई इक्वालिटी बिफोर लॉ टू एनी पर्सन। इक्वालिटी बिफोर लॉ टू एनी पर्सन मतलब ये सिर्फ देश के नागरिकों को अधिकार दिया गया है ऐसा नहीं है, बल्कि देश के नागरिकों के साथ बाहर के जो भी लोग होंगे उनके भी साथ इक्वालिटी बिफोर लॉ इस आर्टिकल के तहत उनके साथ ट्रीटमेंट किया जाएगा, ना कि सिर्फ देश के नागरिकों के साथ। तो सबके लिए इक्वालिटी बिफोर लॉ है, कानून के सामने सब बराबर है। और ये इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या कहता है? तो इक्वालिटी बिफोर लॉ इज एन एलिमेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ। इसका मतलब जहां जिस देश में रूल ऑफ लॉ होगा, मतलब कानून का राज होगा, वहीं पर हम इक्वालिटी बिफोर लॉ की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। अगर वहां पर कानून का राज ही नहीं होगा तो इक्वालिटी बिफोर लॉ भी नहीं होगी। इसीलिए हम इक्वालिटी बिफोर लॉ को रूल ऑफ लॉ का एक एलिमेंट कहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कह दिया है कि रूल ऑफ लॉ इज अ बेसिक स्ट्रक्चर। जब बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो उसका मतलब यह है कि पार्लियामेंट के पास अमेंडमेंट करने का अधिकार है, लेकिन फिर भी कुछ पार्ट ऐसे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जिनमें कोई चेंजेस नहीं किए जा सकते। तो उसी में से एक है रूल ऑफ लॉ। इसका मतलब अगर पार्लियामेंट चाहे भी तो इस आर्टिकल में बदलाव नहीं कर सकती, चेंज नहीं कर सकती। उसके बाद आर्टिकल 15 कहता है स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ऑफ ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यहां पर दो वर्ड्स मैंने स्पेसिफिकली यूज किया है, ओनली और सिटीजन्स। इसका मतलब आर्टिकल 50 ये सिर्फ सिटीजन्स को परमिशन देता है, जिससे कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट कर सकता है लेकिन फॉरेनर के साथ, ना कि देश के नागरिकों के साथ। और देश के नागरिकों के साथ भी सिर्फ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ इसके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, बल्कि बाकी ग्राउंड्स पर भेदभाव कर सकता है। उसके बाद आर्टिकल 16 कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स। अगेन फॉर ऑल सिटीजन्स, यहां पर भी यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ देश के लोगों को दिया गया है, ना कि बाहर के लोगों को। तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ये सिर्फ देश के लोगों को देने का रीजन ये था, जैसे फॉर एग्जांपल राइट टू एम्प्लॉयमेंट। अगर हम राइट टू एम्प्लॉयमेंट सबको दे दें तो पॉसिबिलिटी है कि बाहर के देश वालों और बाहर के जो देश वाले हैं वहां के देश वाले आकर इंडिया में रह सकते हैं और वो भी इंडियंस की नौकरियां कर सकते हैं। ऐसा मतलब जो नौकरियां इंडियंस को मिलनी चाहिए वो हो सकता है कि बाहर वालों को भी मिले। इसीलिए ये भेदभाव ना हो, इसीलिए ये अधिकार आर्टिकल 60 फंडामेंटल राइट्स के तहत सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को दिया गया है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 70 एबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, एबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी। उसके लिए प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 में ही एक एक्ट पास किया गया पार्लियामेंट में, जिसे हम प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट भी कहते हैं। इस एक्ट के तहत देश में जहां जहां पर अनटचेबिलिटी है उस अनटचेबिलिटी को खत्म किया जा सके, इसी मकसद के साथ पार्लियामेंट ने ये कानून बनाया। जिसके फॉर एग्जांपल
डिनाइंग एंट्री इन टेम्पल्स, मंदिर में अनटचेबल्स को मना करना, या फिर किसी शॉप में उन्हें आने से मना करना, या होटल में उन्हें एंट्री ना देना, ये उसके एग्जाम्पल है। और अगर कोई इंसान अनटचेबल्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है तो वो भारत में किसी भी इलेक्शन में, फॉर एग्जाम्पल डिस्क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, वो चाहे स्टेट लेजिस्लेचर हो या फिर पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, दोनों भी इलेक्शंस में हिस्सा नहीं ले सकता, मतलब उसको डिस्क्वालिफाई किया जा सकता है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 18, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, जो भी इंडिपेंडेंस मिलने से पहले जो टाइटल्स दिए गए थे इस देश के लोगों को, स्पेसिफिकली जो बड़े बड़े लोग थे या फिर जिन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए जो काम किया था, उन्हें टाइटल्स दिए गए थे, फॉर एग्जांपल महाराजा, राज बहादुर एक्सेट्रा। तो ये सभी आर्टिकल्स को दूर करने के लिए आर्टिकल नंबर 18 में इसका प्रोविजन किया गया है, जिसके तहत ये जो भी टाइटल्स दिए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा या फिर किसी और के द्वारा, तो उन सभी टाइटल्स को खत्म कर दिया गया। उसका रीजन क्या था? अगेंस्ट द इक्वल स्टेटस ऑफ ऑल, किसी को भी स्पेशल ट्रीटमेंट ना मिले, किसी को भी स्पेशल स्टेटस ना मिले, इसीलिए इन टाइटल्स को खत्म किया गया। उसके बाद सेकेंड, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल नंबर 19 to 22, ये राइट टू फ्रीडम के बारे में बताता है। नाउ आर्टिकल नंबर 19 से, और स्पेसिफिकली आर्टिकल 19 6 राइट्स को इंक्लूड करता है, और ये पूरे 6 राइट्स सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को दिए गए हैं, ना कि बाहरी लोगों को। तो क्या है वो 6 राइट्स? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन यूनियंस, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, राइट टू रिसाइड एंड settle in any part of India, and right to practice any profession or to carry on any occupation। ये 6 राइट्स सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को दिए गए हैं। और प्लीज माइंड, स्टेट कैन इम्पोज एनी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट। 6 राइट्स तो दिए गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरे राइट्स एब्सोल्यूट है, बिल्कुल नहीं। उन सभी राइट्स के ऊपर स्टेट कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। नाउ आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ। इसका मतलब यह है कि किसी भी इंसान को जुर्म करने से पहले अरेस्ट नहीं किया जा सकता, और अरेस्ट किया भी जाए तो उसकी अलग प्रोविजन है, जिसे हम डिटेंशन कहते हैं। और जब किसी को अरेस्ट करते हैं तो उसको एक ही जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं मिल सकती, दैट इज डबल जियोपार्डी। Whereas Article 21, protection of life and personal liberty, ये हमें एक तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इसमें स्पेसिफिकली राइट टू लिव विद डिग्निटी, सिर्फ राइट टू लिव नहीं है बल्कि राइट टू लिव विद डिग्निटी, इज्जत के साथ रहने का अधिकार। जैसे फॉर एग्जांपल राइट टू पोल्यूशन फ्री वाटर, एयर, प्रोटेक्शन अगेंस्ट हजार्डस इंडस्ट्रीज, मतलब एक फ्री एंड क्लीन एनवायरनमेंट मिलना ये देश के नागरिकों का अधिकार है। उसके बाद फिर राइट टू प्राइवेसी, शेल्टर, हेल्थ एंड मोर, ये सारे अधिकार भी लोगों के हित में है और इस देश के लोगों को दिए। आर्टिकल 21A टॉक्स अबाउट राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन ये नया आर्टिकल है जो कि हमने 2002 में 86 अमेंडमेंट के तहत
आर्टिकल इस कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया है। और ये स्पेसिफिकली 6 to 14, 6 से लेकर 14 तक के उम्र वाले जितने भी बच्चे हैं उन सबको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। इसका मतलब ये सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वो 6 से लेकर 14 साल के उम्र वाले बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करे। उसके बाद आर्टिकल 22, ये आर्टिकल हमें प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, जैसे कि हमने इससे पहले बात की है, पनिश फॉर ऑफेंस, जब कोई जुर्म होता है तो उसके बाद सजा मिलती है, उसे हम प्यूनिटिव डिटेंशन कहते हैं। एंड सेकेंड, प्रिवेंट टू ऑफेंस, मतलब कोई जुर्म होने से पहले ही किसी इंसान को अरेस्ट किया जाता है, उसे हम प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। तो जब हम किसी को अरेस्ट कर रहे हैं कोई गुनाह करने से पहले, कोई जुर्म करने से पहले, तो उस इंसान के पास ये अधिकार है कि उसे ये मालूम हो कि उसे क्यों और किस कारण अरेस्ट किया जा रहा है। उसके बाद राइट टू बी डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर, मतलब उसका जो भी लॉयर होगा उस लॉयर के साथ मिलकर वो खुद को डिफेंड कर सकता है कोर्ट में, खुद को बेकसूर साबित कर सकता है। उसके बाद राइट टू प्रोड्यूस बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, जब किसी को अरेस्ट करते हैं तो 24 घंटे के अंदर उस इंसान को कोर्ट के सामने पेश करना जरूरी होता है। उसके बाद थर्ड राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, और ये आर्टिकल 23-24 में शामिल किया गया है। आर्टिकल 23 कहता है प्रोहिबिट फोर्स्ड लेबर, इसका मतलब किसी को भी जबरदस्ती काम पर रखा नहीं जा सकता। अगर वो इंसान नहीं चाहता कि वो किसी के यहाँ काम करे तो उससे जबरदस्ती काम नहीं करवाया जा सकता। प्रोटेक्ट फ्रॉम स्टेट एंड प्राइवेट पर्सन, सिर्फ ये प्राइवेट पर्सन नहीं बल्कि स्टेट से भी उस इंसान को बचाता है। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को भी गुनाह करार दिया गया है, एक तरह का जुर्म है। आर्टिकल 14 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, स्पेशली चिल्ड्रन, ये बच्चों के बारे में आर्टिकल है। जहां जहां भी उन बच्चों के बारे में ऐसे आर्टिकल्स आते हैं, फॉर एग्जांपल माइंस या फिर डेंजरस फैक्ट्रीज, तो इस तरह के जो डेंजरस प्लेसेस हैं, इन प्लेसेस पर बच्चों से काम नहीं करवाया जा सकता। और जब दूसरा बिल पास हुआ और अमेंडमेंट किया गया तो उसके बाद तो टोटल बैन ऑन चाइल्ड लेबर, 14 साल के या फिर 14 साल से निचले उम्र वाले बच्चों से काम नहीं करवाया जा सकता। और कुछ ऑक्यूपेशंस तो ऐसे हैं जहां पर किसी भी तरह का काम उनसे करवाना जुर्म है। उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल नंबर 25 to 28, ये इंसान के फ्रीडम के बारे में बताते हैं। ऑल पर्सन्स आर एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोसेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट। ओके, इसके बाद आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, ये धर्म के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड एक्वायर प्रॉपर्टी फॉर इट, किसी भी धर्म के लोगों को अपनी इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करने का अधिकार होता है और उसके लिए प्रॉपर्टी खरीदने का भी अधिकार होता है। आर्टिकल 27 फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन, दैट इज स्टेट कैनॉट फोर्स टू पे टैक्स फॉर रिलीजन। अगर कोई इंसान चाहता है कि वो किसी धर्म को सपोर्ट ना करे, किसी धर्म को टैक्स ना दे, किसी भी तरह से उसको सपोर्ट ना करे, तो वो उस इंसान की आजादी है, उस इंसान को कोई भी फोर्स नहीं कर सकता कि वो धर्म के लिए किसी तरह का टैक्स दे। आर्टिकल 28 फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, अगर कोई
चाहता है कि वो किसी भी धर्म को ना माने या फिर किसी भी धर्म के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ना करे, तो इसकी भी आजादी उस इंसान को दी गई है, कोई उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। देन फिफ्थ राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इसको हमने आर्टिकल नंबर 29 to 30 में शामिल किया गया है। और आर्टिकल नंबर 29 कहता है, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन रिसाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। अगर किसी इंसान की लैंग्वेज कोई और है, वो किसी दूसरे लैंग्वेज में लिखता है, या फिर उस इंसान का कल्चर कोई और है, तो वो उसके हिसाब से इस देश में रह सकता है, किसी दूसरे इंसान की सुनने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 30, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये स्पेसिफिकली सिर्फ माइनॉरिटीज के बारे में बताता है कि माइनॉरिटीज को यह अधिकार है कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोल सके, और ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो सकती है या फिर रिलीजियस माइनॉरिटी हो सकती है। इसके बाद फिर 6, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 38 में शामिल किया गया है, लेकिन अब यह आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि 44th अमेंडमेंट के तहत 1978 में इसको हमने कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स में से निकाल दिया है। इसका मतलब अब फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी ये किसी का भी फंडामेंटल राइट नहीं है। 7th एंड लास्ट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हमने आर्टिकल नंबर 32 में शामिल किया है। A mere declaration of fundamental rights is meaningless without providing effective machinery for their enforcement. हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अगर उन फंडामेंटल राइट्स को इंप्लीमेंट करने की कोई मैकेनिज्म ही नहीं है, तो फंडामेंटल राइट्स चाहे जितने भी हो, वो सब मीनिंगलेस हो जाएंगे, बिना मतलब के हो जाएंगे। इसीलिए हमने आर्टिकल 32 भी कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया है, जो आर्टिकल 32 खुद एक फंडामेंटल राइट है, और इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर करार दिया है। इसका मतलब इस आर्टिकल को भी पार्लियामेंट अगर चाहे भी तो कॉन्स्टिट्यूशन में से हटा नहीं सकती, और इसी को हम सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक हार्ट है, सोल है। ओके, तो ये थे 7 और अभी के हिसाब से 6 फंडामेंटल राइट्स, और नेक्स्ट वीडियो में हम फंडामेंटल राइट्स स्पेसिफिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स के फीचर के बारे में जानेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू सिंपल concepts, and you can see more videos over here. Thank you for watching this video.